हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से जुड़े हुए जितने भी अनुच्छेद हैं सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, आप उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर उठा के देखिएगा। भारतीय संविधान से जुड़े हुए आपको सवाल हर बार हर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर वन लाइनर में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही कम समय में ये टॉपिक आपका आज कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, भारतीय संविधान टॉपिक को। देखिए, वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं याद रखिएगा, 22 भाग हैं। 395 अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हर बार आप सुनते होंगे कि नया एक संशोधन हुआ है, नया संशोधन हुआ है, तो क्या चेंजेस आया है भारतीय संविधान में। शुरू से ही देख रहे हैं हम 395 अनुच्छेद पहले भी थे, अभी भी हैं, तो बदलाव कहाँ पर आते हैं ध्यान से सुनिएगा। जब भी अनुच्छेद एक नया जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए एक नया अनुच्छेद जोड़ रहे हैं अभी, तो इस तरह से जुड़ेगा। 368 के क में जोड़ दिया जाएगा, या फिर क पहले से ही है तो उसको ख में जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से जोड़े जाते हैं। तो आप देखेंगे 395 अनुच्छेद पहले भी थे और अभी भी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। 22 भाग पहले भी थे, अभी भी हैं। 395 अनुच्छेद पहले भी थे, अभी भी हैं। और 12 अनुसूचियाँ, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। जब ये बन के तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान, तब 8 अनुसूचियाँ थी। अब कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद में बदलाव नहीं होते हैं। बदलाव कहाँ होते हैं? क घ घ इसमें जोड़ दिया जाता है। 395 पहले भी था, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, हम इसे एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक साथ हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो इन्हें भागों में बांटा गया है। भागों में इसको बांटा गया है। जैसे भाग 1 जो है, इस तरह से टोटल अभी कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, तो भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 इसमें डाल दिए गए हैं अनुच्छेद। और भाग 1 क्या कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में आपको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। भाग ए में आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसमें उल्लिखित है। चलिए देखिए, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? पहला वाला क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ये जो हमारा भारत देश है, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो ये भारत देश है, यह राज्यों का संघ है। अनुच्छेद पहला कहता है। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? इसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। नए राज्य इसमें हम कर सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि राज्य सीमा, जैसे बहुत सारे राज्य हैं जो एक दूसरे से टूटकर बने हैं। जैसे तेलंगाना पहले नहीं था, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तो हो सकता है ऐसे सीमा में बदलाव किया जा सकता है और नाम में परिवर्तन, नाम भी इनके राज्यों के बदल सकते हैं। अनुच्छेद जो चौथा है, यह क्या कहता है? पहली और चौथी अनुसूची। देखिए, अनुसूचियाँ अलग हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 12 अनुसूचियाँ, मैं आपको वैसे भारतीय संविधान पूरा पढ़ा चुकी हूँ। 12 अनुसूचियाँ जो हैं, सब में कुछ ना कुछ लिखा है। प्रथम सूची जो अनुसूची है उसमें कुछ और लिखा है, जो द्वितीय अनुसूची है उसमें कुछ और लिखा है, तृतीय, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से जितनी भी अनुसूचियाँ हैं उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहें डिटेल में और पढ़ना, तो वैसे मैंने भारतीय संविधान की एक अलग से ही प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर हमने अनुसूचियाँ कवर कर रखी हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि पहली और जो चौथी अनुसूची है, इसके संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियाँ। ठीक है, यह लिखा हुआ है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस यहीं से ही एग्जाम में आते हैं। बहुत सारे अनुच्छेद हैं, इसमें से गिने चुने ही ऐसे कुछ हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और उन पर ही हम आज ज़्यादा जोर देने वाले हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भाग दूसरा क्या कहता है? इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब जो भाग दूसरा है, इसमें नागरिकता के बारे में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। देखिए, अनुच्छेद 5वां क्या कहता है? संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है कि जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है पाकिस्तान से जो भारत आया है, वो कितने समय तक भारत में रहेगा, जब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 6 में देखने के लिए मिलेगी।
अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान है। ये जो अनुच्छेद 6 और जो 7 है ना, ये एक्चुअली उस समय के हिसाब से देखकर लिखा गया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था। उस सिचुएशन को देखकर यहाँ पर लिखा गया था कि जो भारत का निवासी है उसे हम इंडियन की नागरिकता कैसे दें, या फिर जो पाकिस्तान जा चुका है, पाकिस्तान से जो भारत में आया उसको हम नागरिकता कैसे दें कि भारत का है। इस तरह से यहाँ पर कुछ बहस छिड़ी थी, तो अनुच्छेद 6 और 7 यहाँ पर लिखा गया था, उस सिचुएशन के हिसाब से लिखा गया था। देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या भारत की रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर भारत देश के जो बाहर रह रहे हैं, प्रवासी हैं, मतलब मजदूरी वगैरह के लिए बाहर जाते हैं या फिर जॉब वगैरह जो भी कर रहे हैं, उनके बारे में, उनकी नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 8 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकार बने रहने के लिए, कि कब तक वो भारत देश का नागरिक बना रहेगा, क्या ऐसा होना चाहिए, उसमें क्या विशेष होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए टेररिस्ट वगैरह बन चुका है तो इस तरह से नागरिकता ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, है ना। इस तरह के कुछ प्रावधान यहाँ पर लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियम का प्रावधान है। इसमें संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का यहाँ पर प्रावधान आपको देखने के लिए मिलेगा अनुच्छेद 11 में। भाग 3 यहाँ पर आपको मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35, 12 से लेकर 35 के बीच में। देखिए अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 कहता है मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियाँ। क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 में है। देखिए मौलिक अधिकार को भी हम यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे भी हमने छः में बांट रखा है, जैसे समानता का अधिकार, और अभी आप आगे देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरह से हमने इसको छः पार्ट्स में बांट रखा है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए समानता का अधिकार आपको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता, सब कानून के सामने सेम है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, जो पहले किया जाता था उसका अंत हो गया है, अब ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर भी कानून बने हुए हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, पहले उपाधियाँ दी जाती थी, अंग्रेज वगैरह उपाधि देते थे। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी उपाधियाँ सुनी होगी, किसी को सर की उपाधि मिली है, इस तरह से कुछ अलग अलग से टाइटल्स दिए जाते थे ना, वो सारी चीज़ें अब नहीं हैं, अब इनका अंत हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम उसी में ही पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी हम भाग 3 में ही पढ़ रहे हैं। भाग तीन में जो दूसरा पार्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अब हम इसमें पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देखिए इसमें भी बहुत सारे हैं, 19 इसमें ABCD से लेकर आपको G तक पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 19 का ये क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें। अनुच्छेद 19 का B कहता है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा आप हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा धरना दे देते हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स धरना दे देते हैं, या फिर ऑटो रिक्शा वाले, या फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो धरना देते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद 19 का C क्या कहता है? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप संगठन बना सकते हैं, आप संघ बना सकते हैं, बहुत सारे आपने ग्रुप्स वगैरह देखे होंगे जिनके अलग अलग से नाम हैं, तो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 19 का D क्या कहता है? देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 का E क्या कहता है?
देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पर बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का जी क्या कहता है? देखिए, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ यहाँ पर मिस भी है, तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर करते जाएंगे। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 का जी कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? देखिए, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में यहाँ पर संरक्षण है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का ए कहता है शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि देखेंगे आप, अनुच्छेद 21 तो पहले से ही था, बाद में इसमें 21 का ए जोड़ दिया गया। ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। संशोधन करना मतलब कुछ ना कुछ बदलाव करना। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग युग देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से बदलाव भी ज़रूरी है। तो बदलाव के हिसाब से जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी संशोधन वगैरह आते हैं, उसे हम कहाँ जोड़ते हैं? किसी में भी ए या बी करके जोड़ दिया जाता है। अगर ए बी पहले से ही है तो सी डी करके जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे जोड़ा जाता है। देखिए, अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण है। इसके बारे में कुछ प्रावधान है यहाँ पर। अब देखिए, इसी में आगे हम पढ़ रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब यहाँ पर भी कुछ अधिकार हैं इससे रिलेटेड। जैसे अनुच्छेद 23 से 24 में क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध। ये क्या है? इसका अर्थ हुआ मतलब छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। छोटे बच्चों को आप ऐसे जोखिम भरे कारखानों में इनका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप इनसे मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, वैसे आप गांव में देख ही रहोगे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मजदूरी वगैरह फिर भी कर रहे हैं खेत में, तो ऐसे काम नहीं है कि वहाँ पर उनकी जान को जोखिम हो। छोटी मोटी जो भी मजदूरी करते हैं वहाँ पर तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो ऐसे कारखाने जहाँ पर जोखिम हो सकता है जान का, वहाँ पर 14 ईयर से भी छोटे बच्चों का प्रवेश या फिर वहाँ पर उनको मजदूर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखेंगे आप, मौलिक अधिकार के अंदर ही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 25 कहता है अतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता है इसकी। देखा होगा आपने कि बहुत सारे धर्म गुरु हैं जो प्रचार वगैरह करते हैं। ठीक है, कथावाचक हैं बहुत सारे जो कहीं पर भी किसी भी राज्य में जाकर टेंट वेंट लगाते हैं और वहाँ पर कथा करते हैं। तो ऐसे धार्मिक कार्यों को आप कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृत्ति के लिए कर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, जो भी सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, जैसे स्कूल वगैरह की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी संस्थान वगैरह है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई धर्म से लेकर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और किसी को वहाँ पर आने के लिए आप बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं बाहर जाकर करिए, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थानों में आप यह कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का इनको अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार हैं। ठीक है, तो जैसा आपने देखा होगा मदरसा या फिर जो भी दूसरी स्कूलें जो रहती हैं बौद्ध से रिलेटेड या फिर क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड, जो भी स्कूल इनकी अलग से ही जो होती हैं, स्पेशल जो स्कूल होती है, ये वहाँ पर पढ़ा सकते हैं क्योंकि इनको इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का इनको अधिकार है। तो इस तरह से अपने अलग से विशेष स्कूल खोल सकते हैं जहाँ पर ये इन सारी चीज़ों को बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है
यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जैसे अनुच्छेद 32 कहता है रिट संबंधित प्रावधान है। ये बहुत ही ज़्यादा मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था, बहुत ही स्पेशल अनुच्छेद है यह अनुच्छेद 32, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो अनुच्छेद 32 है ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड है, ठीक है। आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 33 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। नेक्स्ट अनुच्छेद 34 कहता है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है इसमें। सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मतलब मान लीजिए किसी क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र है, अभी वहाँ पर अभी किसी तरह का कोई कानून वगैरह है, तो जो भी आपको मौलिक अधिकार मिले हैं इस पर थोड़े समय के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 56 तक इसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 36 कहता है इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 37 कहता है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 39 कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान है इसमें। अनुच्छेद 43 कहता है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संबंधी इसमें संबंधित प्रावधान है। बहुत ज़्यादा डिटेल में है, वैसे जितने भी अनुच्छेद अभी हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, वैसे तो हम एक एक लाइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। देखिए अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है, पर्यावरण और वन्य जीवों का इसमें संरक्षण है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड आपने कुछ कानून देखे होंगे, पेड़ वगैरह नहीं काट सकते। वन्य जीव से रिलेटेड कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका आप शिकार वगैरह नहीं कर सकते, बहुत सारे कानून बने हुए हैं इनसे रिलेटेड। तो इनके संरक्षण से जुड़ी हुई जो प्रावधान वगैरह हैं वो सब आपको अनुच्छेद 48 के ए में देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थान और वस्तु जैसे जो भी पहले बना दी गई चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल हो गया, मान लीजिए कुतुब मीनार हो गया, जो चीज़ें हैं, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है, वस्तु है, इनका संरक्षण, इनके बारे में भी प्रावधान लिखा हुआ अनुच्छेद 49 में। इन्हें कोई भी आम व्यक्ति हानि नहीं पहुंचा सकता है। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य का विभाजन है इसमें। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाई हैं। दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। देखिए जो एक एक वर्ड आ रहे हैं ना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप इनको डिटेल में समझें, उसके बाद ही आपको भारतीय संविधान समझ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिन्हें समझना मुश्किल है। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें आपको नीट एंड क्लीन वे में समझाई है। प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जाके देखें, भारतीय संविधान समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए भाग 4 का ए, देखिए भाग 4 अभी हमने पढ़ा था, भाग 4 भी है और भाग 4 का ए भी इसमें है। भाग 4 के ए क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक कर्तव्य से जुड़ी चीज़ें लिखी हैं जो अनुच्छेद 51 के ए में डाली गई हैं। अनुच्छेद 51 का
अनुच्छेद 51 का ए क्या कहता है? 11 मौलिक कर्तव्यों का इसमें प्रावधान है। 11 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। जैसे हमें हमारे भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। हमारे भारत देश का जो राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान है, उसका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे भारत देश के जितने भी क्रांतिकारी वीर रहे हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारे भारत देश की जो एकता है, अखंडता है, इसको बनाए रखना है। देश की हमें रक्षा करना है। भारत देश के जितने भी लोग हैं, हमें इनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसका प्रावधान दे रखा है। ठीक है, चलिए भाग 5 क्या कहता है? भाग 5 में यहाँ पर आपको संघ से रिलेटेड बातें देखने के लिए मिलेंगी। संघ से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। आप देख सकते हैं 52 से लेकर 151 तक, है ना। देखिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है भारत के राष्ट्रपति का इसमें उल्लेख है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए कि भारत देश के जो राष्ट्रपति हैं उस पद से रिलेटेड आपको उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिलता है, कौन से अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है? तो अनुच्छेद 52 में। भाग अगर पूछा जाए तो भाग 5 में। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 57 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उनमें। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से भी हटाया जा सकता है। तो इसकी क्या प्रोसेस है वो सब आपको अनुच्छेद 61 में पढ़ने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। ठीक है, 6 माह के लिए करीबन। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए मान लीजिए राष्ट्रपति जो हैं अभी हमारे भारत देश के, मान लीजिए अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कहीं बाहर चले गए या फिर अभी इस पद को संभालने के लिए वो फिट नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी हो गई है उन्हें, या फिर मान लीजिए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे में तत्काल में क्या कर सकते हैं? तत्काल तो निर्वाचन नहीं हो सकते, तो 6 महीने के लिए जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति पद को संभाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ यहाँ पर प्रावधान देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 63 कहता है उपराष्ट्रपति के पद का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 65 क्या कहता है? आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। अभी मैंने ये बताया आपको, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि राष्ट्रपति अभी अपना पद नहीं संभाल सकते या फिर राष्ट्रपति है ही नहीं, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित इसमें प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है 6 माह के लिए। सेम वही है, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है तो इनके पद को संभालने के लिए जो भी व्यक्ति आएगा वो सिर्फ 6 माह के लिए ही कार्य करेगा, उसके बाद तो निर्वाचन करना ही पड़ेगा। अनुच्छेद 69 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की शपथ का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 70 कहता है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा
कि किसी को फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया और उम्र कैद में उसको तब्दील कर दिया। इस तरह से हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है, क्षमादान करने की शक्ति है। कई बार हुआ भी है ऐसा। अनुच्छेद 73 में क्या प्रावधान है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का इसमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में कुछ न कुछ प्रावधान लिखा हुआ है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है। ठीक है, संसद हमारा कैसे होगा? हमारा भारत देश का जो संसद है, इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से? लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति हैं देश के। इससे मिलकर हमारा देश का जो संसद बना है वो कुछ इस प्रकार बना है। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति, ये इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। और 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा, राज्यसभा। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा का इसमें उल्लेख है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 81 क्या कहता है? लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, याद रखिए। अनुच्छेद 82 क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 कहता है संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है इसमें। जो भी हमारे जो संसद का जो सदन है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, इनकी अवधि का इसमें उल्लेख है। मतलब कि कितने साल के लिए ये बना रहेगा, कितने साल बाद इनके जो व्यक्ति हैं वहाँ पर जितने भी चुने गए सांसद वगैरह हैं वो कितने समय बाद बदल दिए जाएंगे। इस तरह से कुछ उल्लेख यहाँ पर लिखा हुआ है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। मतलब जो संसद का जो सदस्य बन रहा है उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए? वह देश का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया ना हुआ हो, मतलब डिस्टर्ब टाइप नहीं होना चाहिए। इस तरह से है। यहाँ पर ग्रेजुएशन की कोई बात नहीं कर रखी है, बस एज यहाँ पर निर्धारित कर रखी है। ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है, बस मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और देश का नागरिक होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए आपने देखा होगा कि संसद या फिर जो भारतीय जो हमारा संसद है उसमें लोकसभा, राज्यसभा में आपको बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा हुआ है? संसद के सत्र, सत्रावहन और विघटन संबंधित इसमें उल्लेख है। संसद का सत्र कब कब लगेगा, कब इसको भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद 85 में देखने के लिए मिलेगी। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं वह बैठे बैठे संसद में वहाँ पर संदेश वगैरह भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यहाँ पर उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 90 देखिएगा, राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 91 क्या कहता है? सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 92 में जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकलन विचाराधीन हो तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का इसमें उल्लेख देखने के लिए मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 94 क्या कहता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य की
पालना करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 96 कहता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचारधारीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसका अर्थ क्या होता है, ये 2 बार आप लाइन पढ़ चुके हैं। देखिए इसका अर्थ यह हुआ, मान लीजिए अभी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उसको हटाने की बात चल रही है, या फिर जो उसके उपाध्यक्ष है उसको हटाने की बात चल रही है, तो जब ये इस तरह के हटाने का कोई संकल्प वगैरह विचारधारीन है तो ऐसे समय में ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 97 क्या कहता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में इसमें लिखा है। कितना वेतन मिलेगा, कब कब वेतन बढ़ेगा और भत्ते मतलब जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, जो भी घर वगैरह इनको मिलते हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उल्लेखित हैं। यहाँ पर आपको इनका प्रावधान या वर्णन देखने के लिए मिलेगा। अनुच्छेद 98 क्या कहता है, संसद के सचिवालय का उल्लेख है इसमें। अनुच्छेद 99 संसद सदस्य द्वारा शपथ का इसमें उल्लेख है। जो भी संसद के सदस्य होते हैं सबको शपथ भी दिलाई जाती है। कौन किसे शपथ दिलाता है, इस सब का उल्लेख देखने के लिए मिलता है अनुच्छेद 99 में। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 100 क्या कहता है, संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 कहता है संसद में स्थानों का रिक्त होना। बहुत सारी सीटें होती हैं जो खाली ही होती हैं। अनुच्छेद 102 क्या कहता है, संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं। संसद का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में प्रावधान है, उल्लेख है अनुच्छेद 102 में। अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद के सदन की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्ति और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते। जो भी इसके सदस्य वगैरह हैं उसको कौन कौन क्या क्या भत्ते मिलने चाहिए और कितनी इनकी सैलरी वगैरह होनी चाहिए, उसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 108 क्या कहता है, कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है। लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक भी होती है। अनुच्छेद 109 कहता है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए विधेयक क्या है, जैसे आपको पता है कानून जब भी बनेगा तो पहले उसको लोकसभा राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति जी की मोहर लगेगी, तभी कोई विधेयक कानून का रूप लेती है। इस तरह से यहाँ पर कुछ प्रावधान लिखे हुए हैं। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। अनुच्छेद 113 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 113 कहता है संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का भी यहाँ पर उल्लेख है अनुच्छेद 120 में। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना। नेक्स्ट अनुच्छेद 123 कहता है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना और गठन का उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तथार्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान है। जो अन्य न्यायमूर्ति होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है और बाकी अन्य हैं, उनकी नियुक्ति का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 में देखिए क्या लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन का यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 143 देखिएगा, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से कुछ न कुछ वहाँ पर विचार मशवरा कर सकते हैं। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, इस तरह से कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 150 में संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। अनुच्छेद 151 में सपरीक्षा प्रतिवेदन के बारे में प्रावधान है। अब बात करते हैं भाग 6 की। इसमें राज्य से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य से आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके पहले अभी हम संघ के बारे में पढ़ रहे थे। संघ मतलब वहाँ पर अभी हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश में हमारे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, संसद आता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा वो आता है। वो अभी हम पढ़ रहे थे संघ में। अब हम यहाँ पर राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य में कौन आएगा, कौन आएगा, ध्यान से सोचिए। राज्य में कौन आता है? मुख्यमंत्री आता है, राज्यपाल आता है। वहाँ की जो संघ में जिस तरह से संसद होता है, राज्य में उस तरह से क्या होता है? विधानमंडल होता है। यहाँ पर विधानसभा होती है, विधान परिषद होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अनुच्छेद 152 क्या कहता है। इसमें राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जो भी चीज़ें अभी हमने वहाँ पर पढ़ी थी संघ में, वही सारी चीज़ें अभी आप राज्य में पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर आप अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें तो देखिए, संघ में हम वहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर राज्य में हम राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से हमने संघ में वहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था, और राज्य में हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। देखिए अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड यहाँ पर प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे कोई सीमा निर्धारित नहीं है यहाँ पर। जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं उनके कहने पे ही और उनके मन के मुताबिक ही वह वहाँ पर किसी भी राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। जब चाहे तब राष्ट्रपति उनको वहाँ से हटा सकते हैं और दूसरे राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं से जुड़ा हुआ प्रावधान है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसा भी हमने राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ पढ़ा था, राज्यपाल के पास भी ऐसी पावर है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। देखिए, जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति हैं वो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना मंत्री परिषद के नहीं कर सकते। उनकी मतलब उनकी सहायता या फिर उनके जो भी विचार वगैरह हैं उनके बिना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो राज्य के राज्यपाल है, यह उसी राज्य की मंत्री परिषद की सलाह के बिना या सहायता के बिना बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहते हैं कि देखा जाए तो पावरफुल कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर ध्यान से भारतीय संविधान को हम पढ़े तो जो पावर्स हैं वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन उसका प्रयोग कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री कर रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 165। इसमें राज्य का महाधिवक्ता, इनके बारे में कुछ प्रावधान है। राज्य का महाधिवक्ता क्या है? यह राज्य सरकार का वकील, राज्य सरकार के वकील, इनके खुद के भी वकील होते हैं, तो यह है राज्य सरकार का वकील, जिसे हम कहते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार के भी वकील हैं। उनका क्या नाम है? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर।
नेक्स्ट अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। राज्यपाल तक कुछ जानकारी पहुंचानी है तो ये कर्तव्य किसका है? राज्य के मुख्यमंत्री का। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? राज्यों के विधान मंडलों के गठन का इसमें प्रावधान है। अभी मैंने बताया जो विधान मंडल है इसमें विधान परिषद भी होती है और विधान सभा होती है। विधान सभा तो हर राज्य में मिलेगी, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं है। चाहे तो राज्य वहाँ पर गठित कर सकते हैं या फिर है तो उसको भंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान भी है। ठीक है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना, इसके बारे में प्रावधान है। देखिए, कंपलसरी नहीं है कि हर राज्य में विधान परिषद बनाई ही जाएगी, नहीं, कंपलसरी नहीं है, राज्य पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप सैलरी दे सकते हैं, तो आप विधान परिषद बनाइए, वहाँ पर पार्षद वगैरह आएंगे, ठीक है, उनको सैलरी वगैरह दीजिए। और अगर नहीं है आप में इतनी टेंडेंसी तो चाहो तो आप इसको भंग कर सकते हैं। अगर पहले से है तो उसको भंग कर दीजिए, या फिर नहीं है तो उसका बना दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रावधान है। लेकिन विधानसभा बनाना कंपलसरी है, विधान परिषद के लिए तो चॉइस है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभाओं के संरक्षण का उल्लेख है। ठीक है, उसी तरह से जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, ऊपर संसद पढ़ा था, संसद में कौन कौन था? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक उसी तरह से विधान मंडल में भी विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और एक और कौन है? राज्यपाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभाओं के संरक्षण का इसमें उल्लेख है। किस तरह से बनेगी विधानसभा? इस तरह से लिखा हुआ है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषदों के संरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधान मंडलों की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताओं के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र, सत्रावहन और विघटन के बारे में है। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर आप थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे, आपको एक चीज़ इसमें से अच्छी तरह से पढ़ना होगा। या तो आप केंद्र सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ लें, या फिर आप राज्य सरकार के बारे में अच्छे से पढ़ लें। दोनों को आप कंपेयर कर दीजिएगा, आपको बड़ी ही आसानी से दोनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अनुच्छेद 173 में राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में प्रावधान है सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 178 में प्रावधान है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पदत्याग या पद से इनको हटाया जाना, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, बताया है मैंने आगे, पहले ही बता दिया। नेक्स्ट अनुच्छेद 182 क्या कहता है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। जो विधान परिषद का सभापति है और उपसभापति है, इनके पद से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। मान लीजिए विधान परिषद के अभी सभापति नहीं है, तो जो उपसभापति है ये सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 क्या कहता है? जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो विधानसभा है वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधान जो परिषद है वहाँ पर सभापति और उपसभापति होते हैं। थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे जो लोकसभा है वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, कहाँ पर? लोकसभा में। और जो राज्यसभा है वहाँ पर सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जैसे जो सभापति है ये एक्चुअली होते कौन है? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं।
ठीक है। चलिए, अभी वैसे हम बात किसकी कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद चल रही है। चलिए, अनुच्छेद 187 में देखिएगा राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। जो भी विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे, विधानमंडल मतलब इसमें विधानसभा भी आ गई, विधान परिषद भी आ गई, और देश के यहाँ पर राज्यपाल भी आ गए, तो इनके शपथ को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्लेख है। अनुच्छेद 189 क्या कहता है, सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 190 कहता है विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी जगहें होती हैं जो खाली होती हैं, हर सीट नहीं भरी होती है, कुछ ना कुछ खाली रह जाती है, तो उससे जुड़ा हुआ भी कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 कहता है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 में उल्लेख है विधानमंडल और अन्य सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 195 क्या कहता है, विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्तों का इसमें उल्लेख है। इन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, वेतन के और ये जो भत्ता मिल रहा है इसके तौर में इनको क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड, गाड़ी वगैरह मिलती हैं इनको, घर वगैरह मिलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी उन सब का यहाँ पर वर्णन है अनुच्छेद 195 में। अनुच्छेद 199 कहता है विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था, विधेयकों पर अनुमति। इसमें क्या होगा, इसमें विधानसभा से पास होगा, कोई भी विधेयक आएगा विधानसभा से पास होगा, फिर विधान परिषद से पास होगा, उसके बाद राज्यपाल यहाँ पर मुहर लगाएंगे, उसके बाद कोई विधेयक कानून का रूप ले लेगा। अनुच्छेद 201 क्या कहता है, विचारों के लिए आश्रित विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 202 क्या कहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट विधानमंडल में बजट वगैरह पेश किए जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ भी प्रावधान है। अनुच्छेद 203 क्या कहता है, विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 क्या कहता है, विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 क्या कहता है, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। जो धन विधेयक होता है ना, उससे रिलेटेड अलग से ही विशेष प्रावधान दे रखा है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और वहाँ पर हमने देखा था वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय थी। ठीक है, और यहाँ पर राज्यों में उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उच्च न्यायालयों का गठन, इसका उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है, अनुच्छेद 216 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू करना। देखेंगे आप यहाँ पर इनकी जो पावर होती है ना, ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है, इनकी पावर्स इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ पर टॉपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय आता है जो राज्यों में है। ठीक है, इस तरह से इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट है। चलिए अनुच्छेद 219 में देखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में उल्लेख है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ के वक्त इन्हें क्या क्या करना होता है, उन चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख है। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, कितना इनको वेतन वगैरह मिलना चाहिए, यहाँ पर प्रावधान है। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं हमारे भारत देश में, जो भी केंद्र सरकार करती है, जो भी राज्य सरकार करती है, पता है ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में लिखी गई हैं। बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्हें फॉलो करना होता है, भारतीय संविधान का इन्हें पालन करना होता है।
तभी एक आदर्श देश बन रहा है हमारा भारत देश। आदर्श देश तभी बनेगा अगर ये मनमानी करने लग जाएंगे। मान लीजिए उच्च न्यायालय अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ेगी। तो इन चीज़ों को लिखा गया है भारतीय संविधान में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कि इनको फॉलो करोगे तभी हमारा भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सही चलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सबको फॉलो करना होता है। ये चीज़ें केंद्र सरकार को भी फॉलो करनी है और राज्य सरकार को भी फॉलो करनी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 222 कहता है न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। किसी भी न्यायाधीश को किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतःकरण का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 230 कहता है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं, लेकिन राज्य इससे तो कहीं ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश भी इससे कहीं ज़्यादा है। तो कैसे होगी सुनवाई, किस तरह से होगी? तो देखिए जो भी उच्च न्यायालय हैं इनके अंडर में बहुत सारे राज्य आते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे राज्य मिलकर भी आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, तो इसमें राज्य बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। मतलब कि एक उच्च न्यायालय के अंडर में बहुत सारे राज्यों से सुनवाई हो सकती है, ऐसा अनुच्छेद 230 कहता है, यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ऐसा है। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। चलिए आगे चलते हैं। भाग 8 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इसमें देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 9 और 10 में क्या लिखा हुआ है? भाग 9 में अनुच्छेद 243 कहता है पंचायतों का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इसके बारे में प्रावधान है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच में संबंध है, अनुच्छेद 245 से 263 तक। देखिए अनुच्छेद 245 क्या कहता है? संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों की जल संबंधी विवादों का न्याय निर्वहन। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख है। भाग 12 में क्या है? वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद। अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए अनुच्छेद 266 क्या कहता है? भारत की संचित निधि का इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में उल्लेख है। ये एक्चुअली है क्या? देखिए यहाँ पर पैसे से जुड़ी हुई वित्तीय संपत्ति, संविदाएं और वाद से जुड़ा हुआ यहाँ पर प्रावधान है।
जब भारत सरकार जब सैलरी बांटती है तो वो जो पैसा बांटेगी वो कौन से निधि से बांटेगी, इस चीज़ का उल्लेख है। जितने भी वहाँ पर मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, इनको जो पैसा मिलेगा, वेतन भत्ते मिलेंगे, वो सब कौन से निधि से इनको पैसे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसका उल्लेख प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि, अनुच्छेद 275 में कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, यहाँ पर केंद्र से भी इनको पैसा मिलेगा कुछ राज्यों को। अनुच्छेद 276 में वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर, टैक्स लगाना। वैसे सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्स लगाती है, आम जनता पर टैक्स लगाती है और उससे जो भी उनको थोड़ा थोड़ा करके पैसा मिलता है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बन जाता है और उसी का ही आगे यूज़ करते हैं, वापस ये वैसे ही जनता पर ही यूज़ कर देते हैं। ठीक है, रोड वगैरह बन जाती है, डैम्स वगैरह बन जाते हैं, तो ये सब करोड़ों जो खर्च करते हैं वो सब पैसे कहाँ से आते हैं, ये जनता से ही आते हैं, जनता के लिए ही इन पे वापस लुटा दिया जाता है। देखिए अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें, अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार उधार लेती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, पाकिस्तान सरकार के बारे में आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में। ठीक है, भारत सरकार वैसे नहीं लेती है इतना उधार, लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका पर देखिए कितना सारा उधार है ना। इस तरह से जो छोटे छोटे देश हैं आसपास, उन पर बहुत सारा उधार है, ये उधार ले लेते हैं दूसरे देशों से, इस तरह से कर सकते हैं। अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार भी उधार ले सकती है। अनुच्छेद 298 में व्यापार करने के अधिकार हैं। अनुच्छेद 299 में संविदाएं। चलिए आगे देखिए 300A का अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 300A का संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। चलिए भाग 13 और 14 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 301 कहता है भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, आप देश में व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 309 क्या कहता है, संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 313 कहता है संक्रमणीकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण, इसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट देखिएगा भाग 15, इसमें निर्वाचन से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 324 से 329 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 324 क्या कहता है, चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 329 पर निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं भाग 16 क्या कहता है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद 330 कहता है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है। यहाँ पर जो भाग 16 है इसमें आपको आरक्षण से जुड़े हुए प्रावधान देखने के लिए मिलेंगे। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, पहले था अब तो वैसे समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंगन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। देखिए अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 338 के ए में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 के बी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां एससी के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां एसटी के बारे में प्रावधान है। भाग 17 में देखिएगा राज्य भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 में संघ की राज्य भाषा का उल्लेख है। 344 में राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन है।
अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा है। अनुच्छेद 346 में संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। चलिए अनुच्छेद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम आगे। भाग 18 में आपात उपबंध से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन, याद रखिएगा। आपातकाल की घोषणा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 352 में। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? 356 में। अनुच्छेद 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है। इसमें जो भी अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है उसका यहाँ पर निलंबन, यहाँ पर मतलब कि आपातकाल के दौरान ये सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ लिखा हुआ था कुछ, अनुच्छेद 19 में आपने देखा था, हमने ABCD करके G तक पढ़ा था, वहाँ पर स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का उसमें उल्लेख था, तो यहाँ पर उसका निलंबन हो जाता है। यहाँ पर मतलब आपातकाल के दौरान ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 358 में। देखिए अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर यहाँ पर निलंबन है। जो भाग 3 जो कह रहा है वो भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल लगेगा तब यहाँ पर भाग 3 समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध है। आगे देखिएगा भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 तक लिखा हुआ है और भाग 20 में अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। देखिए अनुच्छेद 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 364 में महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन का प्रावधान, मतलब संविधान में बदलाव किया जा सकता है। चलिए लास्ट देखिएगा भाग 21 और भाग 22। भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक लिखा हुआ है। भाग 22 में अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 369 देखिएगा, राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति, ये क्या है? राज्य सूची कहाँ से आया यहाँ पर? ये एक्चुअली आपको अनुसूचियों में पढ़ने के लिए मिलेगा। राज्य सूची में क्या लिखा हुआ है ये आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा? जो हमने 12 अनुसूचियाँ अभी हमने बताया था आपको शुरू में कि कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, वहाँ पर आपको राज्य सूची के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आगे देखिएगा अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है। इसमें आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 370 का ए हटा दिया गया है, वो इससे रिलेटेड था। यहाँ पर जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है। पूरा 370 नहीं हटा है, इसका ए हटा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम का वर्णन है और अनुच्छेद 395 में निरसन है। निरसन क्या है? जो लास्ट वाला अनुच्छेद अभी हमने देखा 395, इसमें निरसन लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक्चुअली ये उस कानून से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो कुछ कानून वगैरह थे उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रावधान दे रखा है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसे तो हमने आज के इस वीडियो में कवर कर लिया। लगभग जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद थे हमने सारे कवर कर लिए।
आपको रिवीजन करने के लिए इसका PDF मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितनी भी मेहनत मैं इस वीडियो के पीछे कर सकती थी मैंने कर दी है। वैसे मैंने अभी आपको बहुत बार बताया है, एक और बार लास्ट में बता देती हूँ कि भारतीय संविधान से जुड़ी हुई हमने करीबन 88 वीडियोज़ बनाई हैं। बहुत सारी वीडियोस इसलिए बनी क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया और कंपेयर करके भी बहुत बार बताया। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में क्या कंपैरिजन है, राज्यपाल राष्ट्रपति में क्या उनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या हम कंपेयर करके उसमें बता सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसलिए बहुत सारी वीडियोज़ बनी हैं भारतीय संविधान से जुड़ी हुई। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जो भी आपको वीडियो सर्च करनी है, जिससे भी रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, आप सारी चीज़ें आराम से क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।